नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल पेज के अंदर। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इससे पहले हमने दो दिन थे उनकी वीडियो नहीं बनाई है, उनकी एक मर्ज वीडियो बनाई है जो कि एक हफ्ते के पूरे के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हमने उसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे जो 12 जून के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू और दैनिक जागरण से संबंधित। ठीक, तो पहला हमारा जो ये आर्टिकल है वो हमारा दैनिक जागरण से ये द हिंदू से संबंधित है। ऐसा ये आर्टिकल एक कुछ दिन पहले हमारा दैनिक जागरण के अंदर आया था, जब गृह मंत्री जी पूर्वोत्तर राज्य की तरफ गए थे, तो उसी टाइम कुछ इस प्रकार का ही एक आर्टिकल आया था। आज इस प्रकार का जो आर्टिकल है वो हमारा द हिंदू के अंदर है, मगर उसमें इसके अंदर क्या है भी एक अलग पर्सपेक्टिव से बात की है। ये जो जैसा कि हम जानते हैं भी हमारा जो ये पूर्वोत्तर राज्य है उसके अंदर हमारी जैसे कुकी है, चीन है और मिज़ो है, नागा है, इस प्रकार की जो जनजातियां हैं उनके बीच में संघर्ष दिनों दिन चलता ही आ रहा है। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है भी जो ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष को केवल और केवल हम हमें जो विकास कर रहे हैं उसके तौर पर हम इसको नहीं संभाल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है भी कहीं न कहीं हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है उसके अंदर जो विकास है वो दिनों दिन हम क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम वहाँ पर विकास कर रहे हैं। फिर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर जो इस प्रकार के जो हमारे जो कृत्य है, यदि हम कह सकते हैं भी इस प्रकार के जो कार्य हैं जहाँ से जनजातीय संघर्ष है वो ही बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो यही चीज़ इसके अंदर कह रखते हैं भी पूर्वोत्तर राज्यों में जो विकास कार्यों के बावजूद भी हमारा जो जनजातीय जो विभाजन है या जो संघर्ष है और जो हिंसा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने की हमें संभावनाएं नहीं देख पा रही है। ठीक है, तो हमें कुछ और आयाम भी अपनाने की क्या है आवश्यकता है, अगर हमें इस संघर्ष को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, और ये संघर्ष है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी जो जो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए इस प्रकार के संघर्ष करती हैं। ठीक है, और ये आपस में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं और साथ साथ ये मांग भी करती रहती है कि उनको एक अलग राज्य बना दिया जाए या उनको या फिर अलग यानी कहीं कहीं कह सकते हैं भी एक देश बना दिया जाए या उनकी जो शक्तियां हैं उनको डिफाइन कर दिया जाए, हमें उनको संविधान के अंदर और ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाए। तो इस प्रकार की वे मांग करते रहते हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर कहता है भी पूर्वोत्तर में एक अतिरिक्त आयाम कौन सा भी जातीय उपराष्ट्रवाद और पहचान की भी है। तो यही चीज़ है भी पूर्वोत्तर राज्य के अंदर जो संघर्ष है उसका जो मुख्य आयाम है वो एक प्रकार से जो जातीय है, यानी वह अपने एक जाति से संबंधित जुड़े हुए हैं। उनके अंदर जो राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं वो कितनी क्षुण्ण नहीं है, वो अपने आप को एक यानी हम कह सकते हैं भारतीय न मानते हुए कहीं न कहीं अपनी जाति विशेष से संबंधित मानते हैं। तो वह भी क्या होते हैं, एक संघर्ष से यानी क्या करते हैं, संघर्ष को जन्म देते हैं। आगे कहता भी इसमें कहता भी जातीय निष्ठा और अक्सर क्या कहते हैं भी जो मुख्य धारा राष्ट्रवाद के साथ संघर्ष में रही है। यानी यह जो चीज़ है वो कहीं के जो जातिवाद है और जो राष्ट्रवाद है उनके बीच में संघर्ष हमेशा बना रहता है। जब इंसान जाति के प्रति क्या अपना यानी ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं भी जब जाति के प्रति ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो उसके अंदर जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यही एक तनाव का एक प्रमुख कारण हो सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो हमारे जो सांस्कृतिक कारकों को इसके अंदर भी समझना है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार से हम जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उनके सांस्कृतिक कार्यों को महत्वपूर्णता नहीं देते हैं, तो वो भी संघर्ष का एक कारण हो सकता है। तो हमें उनके जो सांस्कृतिक कार्य हैं उनको भी महत्वपूर्ण क्या करना होगा, समझना होगा। ठीक है, और ये भी क्या होता है, एक संघर्ष का मुख्य कारण है। तो जनजाति होती है वो अपने कार्य है वो श्रेष्ठ दिखाने के लिए इस प्रकार क्या करती है, संघर्ष करती है। और हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है हम देखते हैं वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या रहती है, जनजातियाँ वहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, जैसे इसमें लगा भी यह धारणा दिल्ली किसी भी संघर्ष में तटस्थ है। इसका अर्थ ये है भी दिल्ली जैसे हम कहते हैं भी जो जैसे जो दिल्ली है वो उनका मानना है जो भारत के जो उत्तरी राज्य हैं उनको क्या करती है, ज़्यादा विशेषताएं देती है, जबकि ऐसा नहीं है। इनका मानना है भी जो दिल्ली है वो बिल्कुल तटस्थ है। ठीक है, यानी जो हमारी जो केंद्र सरकार है वो क्या है, बिल्कुल तटस्थ है। उसके लिए ऐसे ही उत्तरी राज्य हैं वैसे ही हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है, तो ये इस बात में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो दिल्ली चाहती क्या, केवल और केवल क्या चाहती है, न्याय के पक्ष में अपने जो कह सकते हैं भी जो न्याय के पक्ष में हम अपने निर्णय देते हैं को उचित रूप से संघर्षित के लिए जाना जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं भी, हमें इन सॉल्यूशनों को अपनाना चाहिए समय के साथ साथ। तो इसमें क्या है भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ जो हमारा जो संपर्क है ऐसा बढ़ाना चाहिए। जैसे हाल ही के अंदर हमने देखा था हमारे जो गृह मंत्री थे वह वहाँ पर गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार के संघर्ष हमें और ज़्यादा यानी जो संपर्क है वो बढ़ाने चाहिए। जो अन्य मंत्री हैं उनको भी क्या करना चाहिए, वहाँ पर भ्रमण करना चाहिए, वहाँ के लोगों के साथ मिलना चाहिए, उनके कल्चर को सीखना चाहिए या उनके बारे में ज्ञान करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हमें आपसे जो मेल मिलाप है उनका जो विश्वास
विश्वास है वो भी हमें जीतना चाहिए, उनको भी उन पर विश्वास बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उनके अंदर जो किसी प्रकार की जो शंका की भावना ग्रहण से होती है उसको हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए और आपसी मेल बिठाना चाहिए। उनके अंदर जो राष्ट्रीय की जो भावना है, उनके अंदर उनको जो राष्ट्रीय भावना है उनको जागृत करना चाहिए। अन्य जो हमारे जो कार्यक्रम है, वहाँ के जो मुख्य जो प्रतिनिधि है उनको बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किया जा सकता है। हमारे जो जिस प्रकार से हम जो 15 अगस्त या 26 जनवरी के जो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जगाई जा सकती है। साथ ही साथ कभी जो हमारी जो सीमा के ऊपर जो अवैध आवाजाही होती है उनको भी हमें कम करना चाहिए। ठीक है, और ये जो सीमा है वो कहीं के जो जातीय तौर पर जो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर होता है उसको भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, और उनको जो साथ साथ जो सरकारी कार्यक्रम है उनको घरेलू स्तर पर पहुंचाना चाहिए, यानी जो बुनियादी तौर पर उनको पहुंचाना चाहिए और रियल में उनका जो इफेक्ट है वो वहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, ताकि वह क्या हो, वहाँ के लोगों को केंद्र सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास हो। साथ ही साथ जो विदेशी गतिविधियाँ हैं, ठीक है, जैसे वहाँ के जो पड़ोसी राज्य जैसे चीन हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, तो चीन क्या करता है, उनको जैसे हथियार वगैरह मुहैया करवाता है। तो इस प्रकार की जो कृतियाँ है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए और उसका जो दृढ़ता के साथ इसका समाधान करना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार के जो सोल्यूशन के साथ हमने इस आर्टिकल को अच्छे से देखा है। तो इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनता है पूर्वोत्तर राज्य की आर्थिक स्थिति से संबंधित या उनके जातीय संघर्ष से संबंधित, तो आप ये सब सारी की बातें उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी यही सारी चीज़ इस आर्टिकल के अंदर कही गई। अभी केवल और केवल विकास ही इसका एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, आपको अन्य आयाम है उनकी तरफ भी क्या होगा, सोचना होगा। ठीक, और हमें कुछ संवैधानिक सुधार भी करने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल भी हमारा द हिंदू से संबंधित है। तो कहता है अभी जो एम्पलीफाई द सब्जेक्ट ऑफ द अब्सेंस गर्ल्स। तो इसके अंदर जिस प्रकार से जो महिला के पोषण स्तर की बात कही गई है, इस आर्टिकल के अंदर कहता है भी जो महिलाओं का जो पोषण है, महिलाओं के अंदर जो मुख्य जो एनीमिया की जो बीमारी है उससे निजात पाने के लिए इस आर्टिकल के अंदर सारा का सारा लिखा गया। ये आर्टिकल कहता है भी हमें अगर हमारी जो मानव पूंजी है और हमारा जो भविष्य में हमें जो भारत का पूर्णतः विकास करना है, तो उसके लिए हमें हमारे जो किशोर व्यक्ति है या किशोर जो महिलाएं हैं उन पर हमें क्या देना होगा, विशेष ध्यान देना होगा। तो ये सारा का सारा आर्टिकल इसी बात से संबंधित करता है। ठीक है, तो कहता है अभी भारत के भविष्य में अगर मानव पूंजी का पूरी क्षमता के साथ इसका उपयोग करना है तो हमें किशोरों के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देनी होगी। ठीक है, तो उनके स्वास्थ्य पर हमें विशेष ध्यान देनी होगी। साथ ही साथ किशोर अवस्था और संज्ञानात्मक विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि है। तो किशोर अवस्था के अंदर कौन कौन सी, जो संज्ञानात्मक मतलब जो इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं एक प्रकार की जो रचनात्मक तौर की उनकी जो गतिविधियां हैं उनका क्या है, एक महत्वपूर्ण अवधि होती है ये जो किशोर अवस्था है। इसलिए इस समय पर हमें पोषण है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पोषण करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्वास्थ्य पर हमें निवेश करना होगा। ठीक है, और बालिकाओं में प्रारंभिक विकास चरणों के दौरान प्राप्त किसी भी पोषण तत्व की कमी की भरपाई पर किया जा सकता है। तो ये जो बालिकाएं होती है इनको जो प्रारंभिक जो अवस्थाएं होती है, जिस प्रकार के उनके अंदर कमी रह जाती है पोषण स्तर के अंदर, जिसके अंदर उनके अंदर जैसे आलस की स्थिति बन सकती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता उतनी अधिक नहीं होती है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, कहीं कहीं बीमारियां होती है। ऐसी ही एक बीमारी है जिसका इसके अंदर जिक्र किया गया है, जिसका नाम है एमेनिया। ठीक है, जो एमेनिया की जो बीमारी है उसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। कहता है जो किशोर स्वास्थ्य दीर्घ अवधि में भारतीय महिलाओं की जो श्रम शक्ति है उसकी भागीदारी में महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं भी महिलाएं जितनी स्वस्थ रहेंगी, हमारी जो आर्थिक स्थिति है या हमारी जो महिलाओं का जो भारत के अंदर जो जो शक्ति है उनकी एक प्रकार से जो श्रम शक्ति है उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। क्योंकि बेहतर पोषण से प्रत्येक युवा लड़की जो उत्पादक गतिविधियों में भाग लेने की संभावना सुधर जाएगी। तो अगर उनके जो पोषण स्तर अच्छा होगा तो इससे क्या होगी, वह ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पादक हमारी जो गतिविधियां हैं उसमें क्या लेगी, वह भाग लेंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उनको जो हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इसलिए भी हमें उनके पोषण स्तर पर क्या करना होगा, विकास करना होगा। अगला कहता है कि किशोर विशेष अवधि में कुपोषण और एमेनिया की चपेट में आ जाते हैं। विशेष अवधि जैसे हम महिलाओं की बात करते हैं, जब महिलाओं का एक जो पीरियोडिक टाइम्स होता है, ठीक है, तो उस समय में क्या होती है, उनकी जो बहुत ज़्यादा क्या होती है भी वहाँ पर जो हम कह सकते हैं रक्त सवार होता है, यानी उनका जो रक्त है उनमें काफ़ी हम कह सकते हैं एक प्रकार से
यानी उनका जो खून रक्त है वह काफ़ी बह जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो कमजोरी की जैसी स्थिति आ जाती है। इसमें कहा भी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था हमारा, जो 5वां हुआ था 2019-2021 में, जो निष्कर्ष हुआ था उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि यह चिंता की इसकी पुष्टि भी की गई थी जो एमेनिया की थी। इसमें कहा था गया था भी जो हमारे जो लगभग 60% यानी 59.1 किशोर एमेनिया में पाई गई थी। तो यहाँ हमारी कितनी महिलाएं ऐसी थी एमेनिया की शिकार थी, वह लगभग कितनी, लगभग 60% जो महिलाएं थी वह एमेनिया के शिकार पाई गई थी। अगर इससे पहले के सर्वेक्षण की हम बात करें तो उसमें ये कितनी थी, केवल 41.9% थी। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कम से कम कितनी हमारी लगभग 18% के आसपास की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये भी कहीं न कहीं क्या होती है, इसका महत्वपूर्ण कमजोरी का कारण हो सकता है। ठीक है, और जिसका जो कारण होता है वो लड़कियों में वजन कम होना इसका एक मुख्य कारण होता है। ठीक है, उनका जो शरीर है उनमें भी क्या होता है, भी बहुत सी कमियां पाई जाती है। तो ये सारी की सारी हमारे क्या होती है, मुख्य चिंता का क्या हो सकती है, हमारे लिए विषय हो सकती है। ठीक है, तो ये एक इसका जो मुख्य कारण था, ये हमारा जो आर्टिकल था वो सारे के सारे इसके अंदर हमारा बात करता था। तो जो हमारी जो एमेनिया है वह क्या होती है, भी एक प्रकार की ऐसी स्थिति होती है जब क्या है, हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो वो उसकी जो संख्या होती है वो धीरे धीरे उसके क्या हो जाती है, संख्या कम हो जाती है, और हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको जो वहन करने की क्षमता होती है उसको वह पूरा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, जैसे जो कि उम्र, लिंग, ऊंचाई, धूम्रपान और इत्यादि से इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, और हमें इससे हमें कुछ अपंगता जैसी स्थिति भी हमें हो सकती है। जैसे इसके अंदर लिखता है जब हमें थकान होना, कमजोरी होना, चक्कर आना, उत्पीड़न होना, तो ये सारी की सारी गतिविधियाँ इसके अंतर्गत हो सकती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जैसे हमने इसके अंदर कारण क्या है भी, हमारे अंदर जो आयरन की है वो कमी, फोलेट की कमी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन A की कमी, सूजन होना, ये सारे के सारे कारण हमें एनीमिया के कारण हो सकते हैं। तो एनीमिया मुख्यतः कहाँ पर, हमारी जो लाल रक्त कोशिका है उसके अंतर्गत ये पाया जाता है। ठीक, तो ये सारा का सारा हमारा जो आर्टिकल है वो इसके बारे में कहता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। आज दैनिक जागरण में हमारे आर्टिकल थे वो लगभग सारे के सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। हर के अंदर किसी न किसी के ऊपर हमारे एग्जाम के रिलेटेड क्या थे, महत्वपूर्ण थे। तो पहला जो हमारा जो आर्टिकल था वह कहता था मंदिर और सरकार। तो ये आर्टिकल सीधा का सीधा ये बात कहता था भी जो जिस प्रकार से जो हमारी जो सरकार है वो मंदिर का जो रख रखाव है उसके अंदर जो हस्तक्षेप करती है, जिससे क्या हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक दो प्रसा यानी हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की जो एक प्रकार की जो संकल्पना है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये जो अभी हाल ही में जो मद्रास हाई कोर्ट है उनका भी ये निर्णय आया था, अभी सरकार मंदिरों के हितों की अनदेखी कर रही है। ठीक है, और साथ साथ उनकी जो जमीन है उसका क्या करे, वह उपयोग नहीं कर रही है या उनको उपयोग करने नहीं दे रही है। सरकार अपने हिसाब से उनकी जो जमीन है इसका इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, और कहते हैं भी देश में जो अधिकतर जो बड़े मंदिर है उनका जो संचालन है वो किसके द्वारा, सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार की जो ये दो तरफा की नीति होती है जिसके अंदर हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की जो संकल्पना है वो कहीं न कहीं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और ये कहीं न कहीं अनैतिक और अनुचित कार्य भी बताया गया है, और ये केवल और केवल मंदिरों पर है, जबकि जो मस्जिद है या चर्च है उनमें इसकी भूमिका बहुत ही क्या कम है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं एक तरह अकेले मंदिरों को लेना ये कहीं न कहीं क्या होता है भी, हमारी जो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसकी जो मूल जो हमारी हम कह सकते हैं जो भावना है उसको क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। तो हम देखते हैं भी जो धर्मनिरपेक्ष है वो हमारे जो प्रस्तावना का हिस्सा है। साथ ही साथ हम हमारे जो आर्टिकल नंबर जो हमारा 25 है, 25-26 से यह लिखते हैं वो भी हमारी धर्म की स्वतंत्रता की एक बात करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमें क्या करती हैं, इसके अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। और ये जो कानून था वो कहीं का अंग्रेजी जो सभ्य था उसका इस प्रकार का जो कानून है, जो अंग्रेज जिस प्रकार से इन मंदिरों का जो इस्तेमाल करते थे उसी प्रकार से जो कानून है वो सरकारें हैं अभी भी क्या कर रही है, इनका उपयोग कर रही है। इसमें आगे कहा भी जो कई जो राज्य हैं उनके अंदर भी अभी भी जो मंदिरों को क्या कहा अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं। तो कुछ राज्य हैं वो भी इसके अंदर, क्योंकि जो मंदिरों का रख रखाव है वो राज्यों का विषय है, तो इसलिए वो जो राज्य है वह भी क्या हुआ अपने अंतर्गत लिए गए हैं। और समस्या केवल यह नहीं है भी केवल मंदिरों पर जो सरकारी नियंत्रण है, बल्कि यह भी है कि इसके चलते मंदिरों की जो संपत्ति होती है उसमें उसका जो मनमाना जो मनमानी तौर पर जो इसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, और कहते हैं भी जो तमिलनाडु के जो कई एकड़ों की जो ज़मीन है वो भी इनके द्वारा कहीं के जो सरकार के द्वारा छीन ली गई है। तो कहीं न कहीं ये सेकुलरिज्म जिसके हम धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं उसकी जो भावना है उसको ये नष्ट करती है। ठीक है, बाकी ये कहीं न कहीं एक बात जो कहा गया है जो मंदिर होते हैं वो केवल और केवल आस्था के ही ज्ञान नहीं होती, वहाँ पर ज्ञान होती है, आध्यात्मिकता होती है, उनके केंद्र भी होते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे जो समाज सुधार का भी इनके अंदर महत्वपूर्ण क्या होता है,
कार्य होता है या महत्वपूर्ण योगदान होता है मंदिरों का। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं एक प्रकार से हमारा जो धर्मनिरपेक्ष से संबंधित कहीं न कहीं जो जहाँ भी बात आते हैं तो वहाँ हम एक पॉइंट के तौर पर इसको हम लिख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष के तौर पर। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की संकल्पना की है, तो उसका जब हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो उसके अंदर इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं। एक अगला आर्टिकल है वो भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। उसके अंदर हमारे जो समानता के विचार का सरोकार करने के समय, जिसके अंदर हम जानते हैं अभी जो हमारी जो समान नागरिक सहायता है, जिसको हम यूसीसी के नाम से जानते हैं, सॉरी ये यूसीसी है, ठीक है, तो यूसीसी के नाम से जानते हैं, तो उस पर ये आर्टिकल लिखा गया है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो समान नागरिक सहायता है वो हमारे जो भारतीय संविधान का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। तो कहीं न कहीं जो समान नागरिक साहित्य है उसको जो अपनाना या उसको बढ़ावा देना राज्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है जो भी हमारे जो राष्ट्र निर्माण में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी उसकी क्या है, काफ़ी ज़रूरत है। इसमें जब कहते हैं भी जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनके अलावा के.एम. मुंशी थे, ए.एन. कृष्णा अय्यर थे, जैसे जो प्रमुख जो सदस्य थे उन्होंने भी क्या किया था, जो हमारी जो समान नागरिक साहित्य थी उनकी पैरवी की थी या उनको संरक्षित करने की बात उन्होंने की थी। ठीक है, और इसको उन्हीं के प्रयासों से हमारा जो भारत हमारा जो चौथा है, जिसको हम राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर इसको हमने सम्मिलित किया था। ठीक है, और कहीं का हम देखते हैं भी उस तौर पर अभी भी हमारी जो समान नागरिक संहिता है वह लागू नहीं हो पाई है। कुछ राज्यों ने इसको लागू किया है मगर कुछ लागू यानी राष्ट्र स्तर पर इसको लागू करने की अभी भी हमें क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, तो जो हमारी जो समान नागरिक सहायता है उसके अंदर जैसे विवाह के जो हमारे जो कानून है, तलाक के जो कानून हैं, भरण पोषण के जो कानून है, भर्ती के जो कानून है, विरासत से संबंधित जो कानून है, गोद लेने से संबंधित जो कानून है, उन सभी का क्या करना है, एक समान रूप से इनका क्या करना है, पालन करना है। ठीक है, और कहीं न कहीं जो हमारी जो समान नागरिक सहायता है वो हमारा जो आधुनिक समाज है उसकी क्या है, एक प्रकार की हमारी ये ज़रूरत भी है। ठीक है, और जैसे क्या कहते हैं जो बहुलतावादी देश में हमारी जो समान नागरिक सहायता की जो अनुपस्थिति है वो सामाजिक असमानता को भी जन्म देती है। ठीक है, तो किसको, हमारी सामाजिक असमानता को, तो इसमें हम जो महिलाएं हैं उनको हम और दबा कर रखने की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, और पंथ निरपेक्षता की बुनियादी के समक्ष चुनौतियाँ भी हमारी क्या होते हैं, खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से जो यानी समानता है, जो समानता का जो हमारा अधिकार है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं ये क्षण हो जाती है। ठीक है, और कह सकते हैं भी जो हमारे जो ये जो लागू करने हमारे जो यूसीसी जो लागू करने की जो प्रमुख जो हमारा जो समस्या आती है वो कहीं की धार्मिक मान्यता आती है। तो इस प्रकार के एक केस का भी जिक्र किया गया है भी, जिसके अंदर जिस प्रकार से जो हमारे जो कोर्ट था उन्होंने ये निर्णय दिया था भी समाज नागरिक संहिता हो, मगर सरकार ने क्या किया था, उसको कहीं एक नया कानून बना करके इसकी अनदेखी की थी। इसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, और उसका इसमें कहा गया भी जो धार्मिक मान्यताओं में कथित दल पर जो राजनीतिक निर्भरता भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यही है भी, और जो हमारी जो ये जो लागू नहीं हो रहा है ये कहीं के जो राष्ट्रीय एकता है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण बाधक के तौर पर ये कार्य करती है, जो हमारी जो समान नागरिक सहायता का न लेना। ठीक है, तो ये सारी की साथ ही बात ये आर्टिकल्स ये कहता है। अगर हम कानूनी मोर्चे की अगर बात करें तो इस प्रकार की जो विषमता है वो असमानता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो यही बात इसके अंदर बार बार कही गई है। ठीक है, तो साथ साथ भी जैसे एक समान कानून है वो एक आदर्शवादी धारणा न होकर सभी नागरिकों के लिए समानता और सैद्धांतिक संकल्प को भी क्या करता है, उद्घोषित करता है। ठीक है, तो समान भी एक समान जो कानून है वो कहीं जो क्या करता है भी, जो लोगों के अंदर क्या करता है, एक प्रकार की समानता की भावना का विकास करता है। इसमें जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसको और ज़्यादा सशक्त किया जा सकता है, अंतर सामुदायिक विषमता को दूर किया जा सकता है, सामाजिक जो एकता है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कानून है उनको बना करके हम एक प्रकार से समाज में समानता ला सकते हैं। ऐसे कानून होते हैं वो जो सभी धर्म है, संप्रदाय हैं, उसको एक समान रूप से जब लागू होता है तो उससे ज़्यादा स्पष्टता आती है, ज़्यादा निष्पक्षता आती है और अधिक समानता उसके अंदर क्या होती है, सुनिश्चित होती है। तो इस प्रकार के हमें जो कानून और बनाने की क्या है भी, हमें आवश्यकता, दृढ़ता थी इस कानून को बनाने की, हमें क्या हमारे क्या आवश्यकता है। ठीक है, और आगे इसके अंदर कहा गया भी जो यूसीसी के इर्द गिर्द जो चर्चाएं हैं वो कानूनी और गवर्नेंस के विचार से ही नहीं होनी, बल्कि बुनियादी रूप से हमारा जो लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्षता है, भारत की राष्ट्रीय और राज्य की जो समावेशी चित्रण है उसका भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होती है।
ठीक है। तो ये केवल और केवल समानता से इर्द गिर्द नहीं है हमारा, इससे हम गवर्नेंस बढ़ा सकते हैं, हमारी जो राष्ट्र की एकता है उसको भी हम मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम जो महिलाओं का जो हम कह सकते हैं भी जो हमारा जो महिला पूंजी है उसका भी हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो यूजीसी से हम जो विविधता में एकता की भावना को प्रोत्साहन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बात इस आर्टिकल के अंदर कही गई है, ठीक है। चलिए, तो आप इस आर्टिकल को वैसे भी पढ़ सकते हैं, मगर यही चीज़ें इसके अंदर कही गई है सारी की सारी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे, अगला जो आर्टिकल है वो भी हमारा किससे, दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। इसके अंदर जो हमारा जो आर्टिकल है वो दवाओं की गुणवत्ता की बात कही गई है। इसके अंदर कुछ फैक्ट दिया गया है भी किस प्रकार से हमारा जो भारत है वो जो औषधीय हमारी जो जेनरिक जो दवाएं हैं उसमें क्या है, सस्ती दवाएं हम प्रोवाइड करवाते हैं, और इसके कारण हमारा जो निर्यात है वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। तो इसके अंदर कहता है कि जो राष्ट्रीय औषधीय मूल्य नियामक नेशनल जो हमारी जो नियामक प्राधिकरण है उसने एक बार फिर देश में करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन में इस्तेमाल आने वाली जो कई दवाइयां हैं उसकी जो खुराक थी उनके अंदर क्या किया, इसने कमी की है। किसने की है, राष्ट्रीय औषधीय मूल्यांकन नियामक प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो कमी की गई है, हमारा जो औषध की जो कीमतें आदेश 2013 उसके तहत निर्धारित की गई है। तो कीमतें कम होने से क्या होगा भी जो सस्ते दामों पर हमें दवाइयाँ उपलब्ध होगी, जिसकी वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और ये हमारे जो राष्ट्रीय औषधीय मूल्यांकन नियमांकन है, ये क्या करती है, जो थोक मूल्य दवाओं की जो कीमतें है उसके अंदर जो कीमत होती है उसके अंदर संशोधन करती है। किस पर, हमारी जो थोक मूल्य की जो कीमतें होती हैं, किसके अंदर, जो हमारी जो थोक मूल्य की जो कीमतें होती हैं उसमें यह क्या करते हैं, संशोधन करती है और उन्हें लागू करती हैं, उपलब्धता सुनिश्चित करने का ये अधिकार भी प्रदान करती है। यह भारत में सस्ती कीमतों पर बड़े पैमाने पर वैश्विक क्या कहते हैं दवाओं का उत्पादन कर रहा है। जो भारत है वहाँ पर क्या हो रहा है भी जो सस्ती दवाएं हम क्या करते हैं यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम इन जो दवाएं हैं उनका निर्यात भी कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाओं की पहुंच आम आदमी तक सुनिश्चित की जा रही है। तो जो सस्ती दवा होने से आम आदमी भी इसको यानी प्राप्त कर सकता है, और स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी सस्ती भी होती हैं, ठीक। और ये जो यानी जो अभी हाल ही के अंदर दो दवाएं उद्योग वैश्विक जो श्रृंखलाओं में बाधित होने से भारत की जो फार्मा कंपनी है विदेश भर में विभिन्न दवाइयों की आपूर्ति करती है, हमारा निर्यात भी इससे तेजी से बढ़ रहा है। हम लगभग 185 देशों के अंदर, ठीक है, हमारी जो जेनरिक दवा है उसका हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, ठीक है। और हमारी जो 3000 से अधिक जो ऐसी जो कंपनियां हैं वो इसके अंदर क्या करती हैं, ये दवाइयाँ निर्यात करती हैं। भारत दवा उद्योग उत्पादन की मात्रा के मामले में विश्व के कौन से तीसरे स्थान पर है। तो हम जिस प्रकार से हमारा जो दवा हम बनाते हैं तो उसमें हम कौन से तीसरे स्थान पर है, विश्व कौन से, हम विश्व में तीसरे स्थान पर है जो दवाएं हम बनाते हैं। और 3 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो हमारा जो इसका जो व्यापार था वह लगभग 16 अरब डॉलर था, जो कि अब बढ़कर 25.39% के आसपास, यानी इतने अमेरिकी डॉलर हमारा इसका अंदर व्यापार हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि भविष्य के अंदर जो दवाइयों का हमारा जो मार्केट है वो कितना और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं जो भारत की जो दवाइयाँ हैं वो अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में कम होती है, उनकी जो कीमत होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो अन्य देशों की हम क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और भारत दुनिया भर में जो 70% जो जेनरिक दवाएं हैं वो कहाँ पर, भारत में निर्मित की जाती है। तो कितनी, हमारी जो 70% जो दवाएं होती है वो केवल और केवल भारत में निर्मित की जाती हैं। और हम जो जेनरिक दवाएं होती हैं उसका जो आयात होते हैं, सॉरी जो निर्यात होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या 50% क्या अफ्रीका में करते हैं, 40% अमेरिका में करते हैं, ब्रिटेन में भी इन दवाओं का 25% क्या करते हैं हम इसका यानी वहाँ पर करते हैं, यानी जो निर्यात करते हैं। और साथ ही साथ जो 60% जो वैक्सीन थी उसका भी उत्पादन भारत में ही होता था। तो जो वैक्सीन थी उसका भी हमने क्या किया था, निर्यात किया था। तो हम कह सकते हैं जो हमारी जो टीकाकरण जो प्रणाली थी वह काफ़ी सस्ती थी अन्य के तुलना में। साथ ही साथ इसके अंदर आगे जिक्र किया गया भी जो इस जो सस्ती हमारी जो प्रणाली होने के कारण जो अन्य जो देश हैं वो हमारी इसके ओर आकर्षित होते हैं, और हमारे यहाँ पर जो इलाज करवाने के लिए हम कह सकते हैं चिकित्सक पर्यटन के तौर पर हमारे यहाँ पर आते हैं, और चिकित्सक के साथ साथ वह अन्य हमारे जो पर्यटन के स्थल हैं वहाँ पर भी वह घूमने के लिए जाते हैं, जिससे हमारा जो पर्यटन स्थल है, जो पर्यटन जो उद्योग है उसके अंदर भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अभी सरकार ने एक PLI योजना के लिए जो 22 से जो अधिक ड्रग थी
22 से अधिक जो ब्लड जो ड्रग्स थी उसके उत्पादन भी हमने देश में ही हमने क्या करिए शुरू किया है। तो इसके अंदर हमने ये भी कहा है जो पहले हम आयात किया करते थे उसको अब हमने यहाँ पर बनाना शुरू किया गया है। जिसमें एक जो आर्गेमिटेंट एक नामक दवा है जिसका नाम है अगमरेटेड दवा थी, जिसका जो पूरी तरह से अब क्या भारत में ही उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो यही एक कहीं न कहीं इन्हीं सभी चीज़ों का इसके अंदर आयात हो, यानी जो क्या है भी हमारा जो आयात कम हुआ है, हमारा निर्यात दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, लोग हमारी जो स्वास्थ्य सुविधा है उसके आकर्षित होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत सारे के सारे बातें कही गई है। मगर इसके अंदर कहा गया है भी जो कुछ इतना कुछ होने के बाद भी अभी क्या हुआ, अभी कुछ हमारी जो कुछ जो कंपनियां हैं जिसकी वजह से हमारी जो दवा की जो गुणवत्ता है उसमें क्या है ये कमी आई है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें जोड़ा गया है जो गाम्बिया है और उज्बेकिस्तान में बच्चों की जो मौत हुई थी, ठीक है, जिसको नाम कफ सिर्फ की वजह से, उसको भी भारत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो 2022-23 के अंदर हमारा जो निर्यात है वह लगभग 5% घटा है। ठीक है, ये जो गुणवत्ता थी ये कम होने के जो कारण थे उन पर हमें क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें और ज़्यादा उनको जो कठोर से हम कैसे नियंत्रण उन पर लगाने चाहिए। सरकारी जो फर्म्स हमें अलग अलग तौर पर हमें दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। ठीक है, और देश में जो पेटेंट जो हमारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो रिसर्च है उनके जो इनोवेशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो निवेश है उसको बढ़ाना चाहिए, भी निवेश किस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर आ सकता है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए हमें रणनीति भी बनानी चाहिए। दवा उद्योग से संबंधित जो हमारी जो प्रक्रिया उनको सरल बनाने के लिए हमें जो दवा निर्माता जो हमारी जो कंपनियां हैं उसके अंदर भी हमें क्या करना चाहिए, जो सुविधाजनक हमें उनको लिए बनाना चाहिए। और स्वदेशी दवा संबंधित जो अनुसंधान को भी हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। तो हमें जो हमारी जो घर पर हम जो दवा बना सकते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, दिनों दिन क्या करना चाहिए, हमारे जो यहाँ के जो लोकल जो हमारे जो कंपनियां हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कुछ जो खामियां हैं जिसकी वजह से हमारी जो दवाओं का जो निर्यात है वो घटा है, तो उसमें हमें विशेष ध्यान देने की क्या है आवश्यकता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें कहा गया है भी जिसके अंदर हमें जो वैश्विक विनिमय है जो कंपनियां हैं या जो एजेंसियां हैं उनका हमें समन्वय करना चाहिए। उनके बीच में कुछ अलग अलग प्रकार के हमें जो सम्मेलन वगैरह का आयोजन करना चाहिए, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो आपस में क्या हो गांठ जोड़ करके बढ़िया अच्छे दवाइयों का क्या कर पाए, निर्माण कर पाए। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जो कि हमारे जो जेनरिक दवाओं से जो हमारा मार्केट था उससे संबंधित ये बात कहता है। ठीक, एक ये जो अगला आर्टिकल है वो बाल श्रम की समस्या से संबंधित है, क्योंकि जो हमारी जो 12 जून है, ठीक है, तो आज की जो डेट है इस दिन क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन था उसके द्वारा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो श्रम संगठन है इसका जो हमारा जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना हमारी कब हुई थी, 1919 के अंदर कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो संयुक्त राष्ट्र की एक क्या एजेंसी है, भारत इसका सदस्य राष्ट्र है। ठीक है, ये करते क्या है, जो हमारे जो कार्यस्थल हैं उनके जो मानक व मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना और आय में अधिक अवसर पैदा करना और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा को कवरेज करना और प्रगतिशील को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वह मानदंड निर्धारित करना, किससे संबंधित, हमारे जो बालक श्रम से उससे संबंधित नीतियों को विकसित करना, कार्यक्रमों का संचालन करना। ठीक है, तो इस समय और सभी जो महिलाओं और पुरुषों के लिए जो गंभीरतापूर्ण कार्य करने को प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं हमारे किसके, हमारे जो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक, तो ये था भी जो जिस प्रकार से हमारा जो ये इसी के अंदर जो बाल श्रम की जो समस्या है उसको हमें यानी सुलझाने से संबंधित इसके अंदर बात की गई है। तो इसने एक कार्य जो हमारा जो दिन था जो 12 जून था, इसको हमने कब 2002 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो कब की थी, 2002 में इसकी शुरुआत की थी। इसलिए की थी जो भविष्य में जो बच्चे क्या जो भी बच्चों को यानी जो कारखाने होते हैं उनके अंदर इनको नए लगाए गए जो यानी उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनके भविष्य की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जो बच्चे होते हैं उनको इस प्रकार के कार्य के अंदर लगा देते हैं तो उनका जो भविष्य होता है वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ जाता है। ठीक है, और ये जो कहीं न कहीं एक प्रकार से जो गरीबी का जो चक्कर है वो बना रहता है। और हमें इस प्रकार के जो माता पिता हैं उनको हमें ये बात समझानी चाहिए कि जो ये बच्चे हैं वो शिक्षित होकर उनके जो गरीबी का जो चक्कर है उससे वह बाहर निकाल सकते हैं और उनकी और प्रगति की दिशा में उनको आगे बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये जो श्रम है इसके कार्य में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ हमें उनकी शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ सरकार को भी अन्य जो कार्यक्रम चलाने चाहिए, जो उनकी उनके उसके तहत भी बच्चों की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। साथ ही साथ जो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए भी, जो जिस प्रकार से जो शिक्षा का जो महंगा होना है, उनके जो किताब कॉपी का ऊपर जो उनका जो खर्च है, साथ साथ जो फीसेस वगैरह है, उनको भी हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, उनको भी हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, या फिर हमें उन पर भी निगरानी करनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर करके हम उनको कहीं न कहीं इस जो बाल श्रम की जो ये जो समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं जो उनके जो बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको भी कुछ अन्य प्रोग्राम के तहत दोबारा स्कूलों के अंदर दाखिले दिलवाए जाएँ। इसमें कहा गया जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो श्रम संगठन के मुताबिक विश्व में तकरीबन हमारे कितने जो 35 करोड़ कितने हमारे जो 35 करोड़ के आसपास, सॉरी एक सेकंड, हाँ 35 करोड़ बाल श्रमिक हैं अभी, और इस आंकड़े को कम करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो कितने हमारे 35 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि बाल श्रम का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और बाल श्रम की समस्या का समाधान एवं प्रत्येक बच्चे को उसका अधिकार देना है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार बनता है भी वह बाल श्रम से संबंधित क्या हो भी कदम उठाए। और साथ ही साथ इस प्रकार की कई संस्थाएं भी चल रही हैं जो इनका क्या करती है, यानी संचालन करती है, जो कि बच्चों को शिक्षा वगैरह प्रदान करवाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने भी हमने भी बाल श्रम निषेध अधिनियम हमने बनाया था, जिसके अनुसार जो खतरनाक उद्योग थे उनके अंदर बच्चों की जो नियुक्ति थी या उनसे जो काम करने से संबंधित थे उसको हमने क्या किया था, निषेध किया था, ठीक है। तो ये भी हमारे भारत के अंदर से उठाया गया एक कदम था। अगला जो आर्टिकल था वो हमारा जो एक जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उससे संबंधित है। तो इसके अंदर इस पूरे आर्टिकल के अंदर यही बात कही गई है, जो हमारी जो डीम्ड प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उन जो यूनिवर्सिटी को जो नाम बदल करके हमें उनको पूर्ण यूनिवर्सिटी का प्रावधान करना चाहिए, ठीक है। तो ताकि क्योंकि जो इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटी है उसका अगर हम नाम देखते हैं तो उसकी गुणवत्ता पर काफ़ी सवाल उठाया जाता है, तो उसका सवाल ना उठाए जाए इसके लिए हमें उनके जो नाम है उसको हमें क्या करना चाहिए, इसका नाम परिवर्तित करना चाहिए। साथ ही साथ जो ये जो हमारा हाल ही के अंदर हमारी जो नीति थी, जो शिक्षा नीति थी, उसके तहत केंद्र सरकार ने जो डीम यूनिवर्सिटी थी, यानी जो यूनिवर्सिटी थी, उन सभी को कहीं न कहीं ये जो यानी जो ये सीमा थी उससे क्या कर दिया उनको, यानी निजात पा दिया है, ठीक है। और केंद्र सरकार को विश्वविद्यालयों के अलावा किसी भी संस्थान को डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। तो पहले ये क्या था, जो पहले प्रावधान था भी अगर कोई यूनिवर्सिटी जो कि 20 वर्ष से कार्य कर रही है, ठीक है, उस 20 वर्ष के बाद इस यूनिवर्सिटी को डीम यूनिवर्सिटी के तौर पर हम उसको मान्यता प्रदान की जाती थी। मगर अभी हाल ही के संशोधन के अंदर ये जो सीमा थी वो हटा दी गई है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी को डीम जो यूनिवर्सिटी है उसके तहत पर यानी उसको मान्यता दी जा सकती है, कुछ जो उसके जो मानदंड है उसके ये पूर्ण करने के पश्चात, ठीक है। जो नए मानदंड है वो एक प्रकार जो वस्तुनिष्ठ पारदर्शी तरीके से कई गुणवत्ता केंद्रित पर क्या है, आधारित है, और इसलिए उनका जो विश्वविद्यालयों का हमें निर्माण जो नया निर्माण है वो उसके ओर प्रस्तावित करेंगे। जो 2019 के अंदर जो दिशा निर्देश थे उनके अनुसार जो संस्था थी हमने देख लिया था, जो इनको 20 वर्ष की जो सीमा थी उनके ऊपर लगाई गई थी, उस सीमा को भी इसके अंतर्गत हटा दिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर ये भी कहा गया भी जो हमारे जो जितने भी हमारे जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 100 यूनिवर्सिटी के सर्वेक्षण के अंदर जो हमारी जो लगभग 38 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो डीम यूनिवर्सिटी हैं, जो कि क्या करती हैं, अच्छा प्रदर्शन इसके अंदर कर रही है, इसके अंदर भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या कहा गया भी, हमारी जो डीम यूनिवर्सिटी होती है उनका जो या जो मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनकी क्या तुलना में उनकी जो फीस वगैरह है, उनका जो खर्च है वो उससे क्या है, दुगना है, ठीक है। तो इसका जो खर्च दुगना उसके अंतर भी हमें क्या करना चाहिए, तो अलग से दिशा निर्देश से जारी करने की इसके अंदर बात की गई है। साथ ही साथ कहा गया भी उनके जो फीस से संबंधित जो जितने भी जो दिशा निर्देश हैं उसको सार्वजनिक करने की बात की गई है, और सार्वजनिक को बाध्य करने की बात की गई भी उनके जो ये इस प्रकार से दिशा निर्देश हैं उनको क्या करना चाहिए, बाध्य करना चाहिए। तो हर एक जो एजेंसी है वो अपने सारे के सारे जो ये जो फीस वगैरह से जानकारी है वो सारी की सारी क्या करेगी, सार्वजनिक करेगी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसका मूल्यांकन कर पाए, ठीक। बाकी सब यही चीज़ें इसके अंदर जो इस रिपोर्ट का जिक्र किया गया, जिसके अंदर भी इसकी जो फीस थी उसका जो खर्च था वह दुगना हुआ है इससे संबंधित। इसके अंदर ये हमारे जो रैंकिंग से संबंधित भी जो हमारी जो 100 विश्वविद्यालय जो रैंकिंग है उसमें कम से कम जो 38 स्थान है
वो किसके हैं, हमारी जो डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सारे के सारे स्थान हैं। तो इसी के अंदर ये बात कही गई है। और इसके अंदर ये जो फैक्ट दिया गया है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी जो डीम यूनिवर्सिटी है वो हमारी जो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो अगर आपको इसको से सही नहीं दिख रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई खास इसकी बात नहीं कही गई, सिर्फ यही बात है कि उनकी विश्वसनीयता बनाने के लिए हमें और जो डीम यूनिवर्सिटी है उसका जो नाम है हटा करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ही कर देना चाहिए। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।